गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाउ आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सीए कोर्स की कंप्लीट डिटेल क्या है। यानी सीए कोर्स कौन कर सकता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से वो कंप्लीट होता है और उसमें टोटल फीस कितनी लग जाती है। आज हम हर चीज़ को सीए कोर्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। बट उससे पहले हम समझते हैं कि 12th के बाद जो हम बीकॉम या जो अलग कोर्सेज हम करते हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल हम समझते हैं। तो देखिए, जो आपके बीकॉम या जो नॉर्मल कोर्स है उनको हम बोलते हैं डिग्री कोर्स। ठीक है, इसके अंदर आपको एक डिग्री प्रोवाइड की जाती है, जबकि सीए एक डिग्री कोर्स नहीं है, पहली बात। ठीक है, उसमें आपको कोई डिग्री प्रोवाइड नहीं की जाती है। ठीक है, हालांकि उस कोर्स के अंदर अगर आप उस कोर्स को कर लेते हैं तो वो कुछ इक्विवेलेंट टू डिग्री हो सकती है, लेकिन उसके अंदर कोई डिग्री आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है। पहली चीज़ तो आप ये क्लियर समझिए। अब देखिए, जो कोर्स आप करते हैं, लेट्स से कि चूँकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अगर आप बीकॉम करते हैं तो इसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, डिग्री का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ अपनी अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और कॉलेजेस के अंदर आप जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर कोई रेगुलर जाकर के पढ़ाई नहीं करना चाहता है तो वो प्राइवेट भी दे सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अपने एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। हर एक काम वहाँ पे होता है सिस्टमेटिक तरीके से, और वो फिर बीकॉम की डिग्री को प्रोवाइड करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। ये सारी डिटेल चलती है। अब बात आते हैं कि सीए कोर्स किस तरीके से इनसे डिफरेंस है और सीए कोर्स में कैसे किया जाता है। तो देखिए, सीए कोर्स क्या है। सीए कोर्स सीए कोर्स इस तरीके से नहीं बना हुआ है। सीए कोर्स किस तरीके से बना हुआ है और सीए का मीनिंग क्या है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले भारत सरकार ने एक एक्ट पारित किया और उस एक्ट का नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1949। ये एक्ट उन्होंने पारित किया। इस एक्ट में एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम लिखा गया द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं ICAI। नाउ, इसका काम क्या है। ये अकाउंटिंग की हमारे इंडिया में सबसे अपेक्स बॉडी उस समय बनाई गई थी, जिसका काम था अकाउंटिंग की हर एक चीज़ को देखना कि लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे और लोगों को उस अकाउंटिंग की एक राह प्रदान करना कि आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसके लिए आप जो भी प्रोसीजर वगैरह है वो बताएंगे। साथ ही साथ इनका ही एक और काम था कि ये जो अकाउंटिंग की जा रही है तो वो सब चूँकि आप ही बना रहे हैं तो आप ही इसके सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी अकाउंटिंग बन रही है वो ही चेकिंग भी आपको करनी है कि ये अकाउंट्स बनाए गए हैं वो सही है या नहीं है, और आपके सिग्नेचर इसमें चाहिए होंगे। यानी ICAI के दो काम हो गए, जिसे हम बोलते हैं एक है अकाउंटिंग, उसके अंदर स्टैंडर्ड्स बनाना, उसके गाइडलाइंस बनाना कि अगर कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन आ रहा है, जैसे लेट्स से कि किस तरीके से आप अकाउंटिंग करेंगे, शेयर कैपिटल इश्यू होता है तब किस तरीके से आप अकाउंटिंग करेंगे, जब गवर्नमेंट से कोई हमें ग्रांट रिसीव होती है, कोई भी पैसा रिसीव होता है एज ए डोनेशन, उस समय आप कैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो इस तरीके की सारी चीज़ें ICAI ने बताई। साथ ही साथ चूँकि अकाउंटिंग के सारा नॉलेज इनके पास रहता है तो उन्होंने ये भी कहा कि ऑडिटिंग आपको बतानी है लोगों को कि आप किस तरीके से ये अकाउंटिंग सही है या नहीं है। अगर अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ है तो आप उसकी एक रिपोर्ट बनाइएगा, और अगर सही है तो आप लिख दीजिएगा कि सब कुछ सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू आप बता रहे हैं। तो इस तरीके से एक और ये दो काम इन्होंने किया। अब ये काम कौन करेगा, क्योंकि ICAI तो बना दी गई। अब ICAI के अंदर कुछ लोग होंगे जो ये दोनों काम करेंगे। ये दोनों काम करने के लिए जो काम करेंगे उनको बोला गया मेंबर्स। ठीक है, यानी कि ICAI के अंदर कुछ मेंबर्स होंगे जो कि ये दोनों काम करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग के लिए तो उन मेंबर्स में से किसी को सिलेक्ट करके और वो सारा काम किया जाता है, बट ऑडिटिंग का काम हर एक मेंबर कर सकता है। ठीक है, हर एक मेंबर, उनको एक अलग से ये चलो हम थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, बट इन्होंने क्या कहा कि जो ICAI है उनके मेंबर्स ये काम करेंगे। नाउ, अब मेंबर्स कौन होंगे। ठीक है, तो कुछ उस समय के लिए जो उस समय के जो प्रोफेशनल्स थे उनको तो उस समय के लिए बना दिया गया, लेकिन लेटर ऑन क्योंकि हर बार वो मेंबर्स बुढ़े होते जाएंगे, रिटायर होते जाएंगे और उनकी एज भी होती जाएगी, तो उस समय वो किस तरीके से नए मेंबर्स किस तरीके से आएंगे, कौन उन्हें अपॉइंट करेगा, किस तरीके से क्या प्रोसीजर होगी, तो ये ही चीज़ जो है वो आगे डिस्कस की गई। तो यहाँ पे मेंबर्स के लिए बोला गया कि मेंबर्स को भी ये खुद बॉडी ही यानी कि ICAI खुद ही अपने मेंबर्स को सिलेक्ट करेगी। कैसे, एग्ज़ाम करवा करके अपने मेंबर्स को सिलेक्ट करेगी। ठीक है, एग्ज़ाम करवाएगी
और उस एग्ज़ाम में जो पास हो जाएंगे उन्हें ये अपनी मेंबरशिप अलॉट कर देगी। जैसे कोई भी पर्सन आईसीआई का एग्ज़ाम दे सकता है, और जैसे ही वो एग्ज़ाम पास कर लेता है, उस एग्ज़ाम को पास करने के तुरंत बाद आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई किसके लिए? कि भाई हम भी ने ये एग्ज़ाम पास कर लिया है, और आप इस एग्ज़ाम को हमने चूँकि पास कर लिया है तो हमें आप अपनी मेंबरशिप प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप अप्लाई करते हैं उनके 2 4 3 जितना भी उनका प्रोसीजर का टाइम रहता है, उस टाइम के दौरान वो अपनी पूरी चेकिंग करते हैं, और उस टाइम के बाद आपको एक मेंबरशिप का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और एक मेंबरशिप नंबर दे दिया जाता है कि अब से आप हमारी बॉडी के एक मेंबर है, एक पार्ट है, और अब आप भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि सर ये एग्ज़ाम कौन सा है? ये एग्ज़ाम ही कहलाता है सीए एग्ज़ाम्स। ठीक है, सीए एग्ज़ाम्स, जिन्हें आपको पास करना होता है टू बिकम मेंबर ऑफ आईसीआई। और आपको मेंबर क्यों बनना है? क्योंकि आपको ये सारे काम करने हैं। कौन से? अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, ये मेन काम है। बाकी 3 4 काम और होते हैं, जैसे कि टैक्सेशन हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, लॉ का प्लानिंग हो गया, ठीक है, लॉ के कंप्लाइंस का प्लानिंग हो गया। तो इस तरीके से हर चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। बट मेनली कौन से काम है? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अगर आपको पूछेंगे कि आईसीआई का, यानी कि आईसीआई के जो मेंबर है, जो चार्टेड अकाउंटेंट है, उनका मेन काम क्या है, तो वो है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। बट एक्स्ट्रा क्या काम है, क्योंकि हमें इनकी भी नॉलेज रहती है, तो वो काम होता है टैक्सेशन, फाइनेंस एडवाइजरी, लॉ। इसके अलावा आप कॉस्टिंग का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी के, क्योंकि इसमें भी हमारे पास भी कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट रहती है, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। चलिए, अब बात आती है कि सर सीए एग्ज़ाम्स कौन कौन से होते हैं और इनमें हमें कौन कौन से एग्ज़ाम पास करने होते हैं, क्या क्या इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो देखिए, सीए एग्ज़ाम 3 तरीके के किए जाते हैं, यानी कि 3 लेवल पे कंडक्ट किए जाते हैं, और तीनों लेवल को पास करने के बाद ही आपको सीए की डिग्री मिलती है। तो हम इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, और ये कोर्स डिटेल यहाँ पे आईसीआई ने खुद इस तरीके से एक पीपीटी बना करके आपको बताई है, जो थोड़ा सा ईजी है समझने के लिए भी। तो इसी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, सीए डिग्री लेनी है। ठीक है, एट द एंड आपको सीए की डिग्री मिल जाएगी। मैं इसे डिग्री बोल रहा हूँ, बट ये क्या है, एक मेंबरशिप है। ठीक है, तो आपको सीए की मेंबरशिप मिल जाएगी एट द एंड। लेकिन आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत होती है फाउंडेशन रूट से। ठीक है, इसके 2 रूट है, एक है फाउंडेशन रूट और एक है डायरेक्ट एंट्री रूट। दोनों को हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं हम फाउंडेशन रूट की तरफ। ना, फाउंडेशन रूट क्या है? इसमें 3 एग्ज़ाम होंगे। पहला होता है फाउंडेशन एग्ज़ाम। ठीक है, पहले इसका नाम होता था सीपीटी, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसका बोल दिया है सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम। नाउ ये एग्ज़ाम कैसे होता है और किस तरीके से करना होता है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इस एग्ज़ाम के लिए। सर, इस एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन की क्या एलिजिबिलिटी है? जब भी आप 10th पास कर लो, आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप करवा सकते हो। नो सर, लेकिन कब करवाना चाहिए? तो देखिए, हर साल फाउंडेशन के एग्ज़ाम होते हैं 2 बार। एक होता है जून में और दूसरा होता है दिसंबर में। जून अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको बिफोर 1 जनवरी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उस साल के, और अगर आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देना है तो बिफोर 1 जुलाई आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दैट मीन्स 30 जून तक आप रजिस्ट्रेशन करवा के रेडी कर लो। ठीक है, तो 10th के बाद आप कब तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो? जिस साल आप 12th में आ गए, यानी कि आप 12th अपियर करने वाले हो, उस साल आप 12th में आ गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है अगर आपको जून एग्ज़ाम देना है। और अगर आपको जून एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको लगता है कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स और ये सारे लोड से मैं नहीं दे पाऊँगा और मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगा, और आप दिसंबर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो फिर आप आगे जा कर के 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको क्या करना होता है? आपके पास बुक्स आती है, आपके पास कई सारे मटेरियल्स आते हैं, जिसमें कुछ सीडी ड्राइव आ जाती है ना। तो अलग अलग मटेरियल आपके पास प्रोवाइड होते हैं, जो आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे आप फीस जमा कराते हैं, तो आजकल क्या है, ऑनलाइन फीस जमा होती है और आपको होम डिलीवरी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। नाउ ये सारी चीज़ें आने के बाद आपको क्या करना है? आपको पढ़ाई करनी होती है। पढ़ाई होने के बाद आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरवाया जाता है। यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन हुआ था, ये केवल इस बात का है कि आप ये कोर्स करना चाहते हैं, आपको बुक्स वगैरह चाहिए, आपको मटेरियल चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है और आप इस एग्ज़ाम के लिए एनरोल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम देने के लिए हो जाते हैं, आपको अब एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा, जो ये डिसाइड करता है कि आप ये वाला एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे।
एग्ज़ाम फॉर्म बनने के बाद आपका एग्ज़ाम लगेगा, और एग्ज़ाम लगने के बाद अगर आप पास होते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे, और अगर आप फेल होते हैं तो वापस से यही स्टेप करना होगा। आपको बस रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक बार करवाना पड़ता है, बाद में वापस से आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिए, फिर से आप एग्ज़ाम दीजिए, और फिर पास हो गए तो आप नेक्स्ट एंट्री में चले जाइएगा। ये इस तरीके से इसकी डिटेल रहती है। अब एग्ज़ाम आपको कब देना है, तो इसमें जो क्लियर कट गाइडलाइन है कि आपको एग्ज़ाम कब देना है, आपको तब देना है जब आप 12th अपीयर हो चुके हैं। पास की यहाँ कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, आपको 12th अपीयर होना है। 12th अपीयर होते ही आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पासिंग का रिजल्ट आपको हो सकता है थोड़ा सा लेट आ जाए, ठीक है, बट आपको 12th अपीयर होना है। लेकिन नेक्स्ट लेवल में जब आप जाएंगे तब आपको 12th और फाउंडेशन दोनों ही पास होना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट लेवल जो है वो होता है इंटरमीडिएट, ठीक है, CA इंटर, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CA इंटर। नाउ इस एग्ज़ाम में क्या हुआ, अब आप फाउंडेशन पास हो चुके हैं, अब आप आ चुके हैं CA इंटर के अंदर, ठीक है, आपका रिजल्ट आया, आप पास हो गए, अब आप आ गए हैं CA इंटर के अंदर। CA इंटर में क्या करना है, CA इंटर एकदम ईजी है। इसमें आपको कुछ वापस से सेम इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको यहाँ पे वो बुक्स वगैरह मिलेगी, आपको हर चीज़ मिलेगी, वापस वही मटेरियल वगैरह मिलेंगे। मटेरियल और बुक्स वगैरह मिलने के बाद आपको स्टडी करनी है, और स्टडी करने के बाद आपको नेक्स्ट ईयर में या फिर नवंबर में एग्ज़ाम होंगे। अगर आपने दिसंबर वाले अटेम्प्ट में पास किया है तो आप CA इंटर को कब दे पाएंगे, आप दे पाएंगे नवंबर में। और अगर आपने जून के अंदर पास किया है तो आप अगला जो CA इंटर है वो एग्ज़ाम कब दे पाएंगे, इस मई के अंदर, ठीक है। ये एग्ज़ाम आपको इस तरीके से देना है। अब इस एग्ज़ाम में क्या होता है, इस एग्ज़ाम में हम सिलेबस की डिटेल थोड़ा सा लेट लेंगे, ठीक है। अब आपको ये एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, यहाँ पे पास हो गए, ठीक है। पास होने के बाद आपको यहाँ पे दो चीज़ें करनी पड़ती है। दो चीज़ें कौन सी, पहला होता है, एक होती है आपकी ट्रेनिंग, ठीक है, एक होती है ट्रेनिंग जो कि होती है 4 वीक्स की, जिसे हम बोलते हैं ICITSS, इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। और एक होता है ओरिएंटेशन कोर्स, ठीक है। तो ये आपको 4 वीक का प्रोग्राम होता है, इसकी एक अलग फीस होती है, ये आपको कंपलसरी करना पड़ता है जब आप पास हो जाते हैं। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तब भी आप कर सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पास होने के बाद ही एंट्री ये जो है करनी है ट्रेनिंग, आप फेल होने के पर भी कर सकते हैं, बट इसका यूज़ आपको कोई रहेगा नहीं अगर आप फेल हो जाते हैं तो। इसीलिए इसका यूज़ कब है, जब आप पास हो जाते हैं। तो नॉर्मली से जो स्टूडेंट है वो कब करते हैं, जब आप पास हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या देखा, आप CA फाउंडेशन जो है वो पास करिए, आपने CA इंटर के अंदर आ गए, CA इंटर आपने पास कर लिया, और अब आपको ट्रेनिंग करनी है जो कि 4 वीक्स की है। और अगर हम इसे एक्यूरेटली बोले तो ये होती है 30 डेज़ की, 15 डेज प्लस 15 डेज़, इस तरीके से 2 ट्रेनिंग आपको की करनी होती है। 15-15 दिन की अलग अलग ट्रेनिंग होती है, दोनों की इंडिविजुअल फीस होती है, और दोनों के अपने अपने तौर तरीके से आपको सिखाए जाते हैं। इसमें क्या सिखाया जाएगा, इनमें आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाएगी एक 15 दिन की ट्रेनिंग में, कि आपको किस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बातें करनी है, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, क्या क्या चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी है, ताकि हमारे इंस्टीट्यूट की और आपकी इज्जत बनी रहे। और 15 दिन की एक ट्रेनिंग में आपको कंप्यूटर सिखाया जाता है। कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्मल कंप्यूटर सिखाया जाता है, आपको अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए आपको कंप्यूटर जो है सिखाया जाता है, फाइनेंस पर्पज़ के लिए कंप्यूटर सिखाया जाता है। तो ये दोनों ट्रेनिंग आपको करनी होती है, कंपल्सरी होती है, और इंस्टीट्यूट ही करवाता है। ये होने के बाद अब आप एलिजिबल हो जाते हैं इंस्टीट्यूट की सबसे सही चीज़ जो मैं मानता हूँ उसके लिए, और वो है 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 3 इयर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और इस दौरान आपको ट्रेनिंग करनी होती है किसी CA के अंडर, और उस ट्रेनिंग के दौरान आप कई सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि आप लेट्स से आप क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, आप टैक्सेशन का काम सीखते हैं, आप अकाउंटिंग का काम सीखते हैं, आप ऑडिटिंग का काम सीखते हैं, आप लॉ का काम सीखते हैं, आप फाइनेंस मैनेजमेंट का काम सीखते हैं। और इसी दौरान आपको पता चलता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड किस तरीके से काम करता है, कैसे ऑफिस में जाया जाता है, कैसे ऑफिस में काम होता है, एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। 3 साल बहुत लंबा समय होता है, इसीलिए आपको हर एक चीज़ डिटेल में सीखने को मिलती है। क्योंकि आप देखेंगे कि कई सारे कोर्सेज में भी ये ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं होती, इस वजह से इतना अच्छा माइंड मैप नहीं हो पाता है। इसमें क्या है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो पाती है क्योंकि बहुत लंबा ड्यूरेशन, तो आप आसानी से हर चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ को समझने के लिए 3 साल का वक्त मिलता है, तो आप अच्छे से आराम से इसको धीरे धीरे सीख सकते हैं। ये करने के बाद आप अब एलिजिबल हो जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए। जैसे ही आपने 3 साल का
अब आपको 3 साल की ट्रेनिंग पूरी नहीं करनी है। आप जैसे ही 2.5 साल की ट्रेनिंग भी पूरी करते हैं 2.5 ईयर्स की, वैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब जरा इसको हम थोड़ा सा टाइमलाइन में समझते हैं, जिससे कि आपको और थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। लेट्स से कि आपने यहाँ पे इसको एक बार टाइमलाइन में देखते हैं कि आपने जून 2014 को सीए का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, सीए फाउंडेशन का पहली बार एग्ज़ाम दिया। तो अब आप इस साल पास हो जाएंगे। इसका रिजल्ट नॉर्मली टेंटेटिवली आप मान के चलिए अगस्त में या जुलाई एंड के अंदर आ जाएगा, ठीक है, जैसे भी उनका रहता है, ठीक है, या फिर अगस्त के शुरुआत में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया। रजिस्ट्रेशन होने के आप अगले साल मई के अंदर एग्ज़ाम दे पाएंगे। मई 2015 में आपने क्या किया, सीए इंटर का एग्ज़ाम देना है। इसी दौरान फिर आपको 15 अगस्त तक इसका रिजल्ट आएगा। मैं ये टेंटेटिव बोल रहा हूँ, इसमें जल्दी और लेट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, अकॉर्डिंग टू उनके अपने जो है ना, उनका अपना जो शेड्यूल है, उस हिसाब से ये थोड़ा सा जल्दी और लेट हो सकता है, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना एक तरीका होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप पास होते हैं, उसके बाद नॉर्मली यहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हैं, जो मैंने आपको कहा था 4 वीक्स की, और हम 2015 में ही अभी चल रहे हैं। यहाँ होने के बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, अब आप 3 साल की ट्रेनिंग के लिए, जो मेन ट्रेनिंग है, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, किसी भी सीए के पास जाकर के आप ये ट्रेनिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। वो आपको अगर उसको ज़रूरत होगी, उनको ज़रूरत होगी, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो फिर वो आपको भी उस समय रिजेक्ट कर देंगे, आप किसी और सीए के पास जाकर के करवा सकते हैं। ये ट्रेनिंग आपको 3 साल चलने वाली है, यानी कि ये ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट कब होगी, लेट्स से आपने यहाँ पे 15 अगस्त के बाद यहाँ पे आपने मान लीजिए 1 अक्टूबर को ये ट्रेनिंग के लिए एनरोल किया, ठीक है। हालांकि ये 30 दिन की ट्रेनिंग होती है, बट उन दोनों में आपने गैप कर लिया, आपने लेट स्टार्ट किया, और अब जब आप सीए को ढूंढ रहे थे तब भी आपने थोड़ा सा टाइम लगा लिया। तो इस तरीके से आपने 1 अक्टूबर को ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। तो आपकी ये जो ट्रेनिंग है 1 अक्टूबर 2015, ये आपकी ट्रेनिंग चलेगी 1 अक्टूबर 2018 तक की, ठीक है। 3 साल ये ट्रेनिंग चलेगी। अब आप इसमें 2.5 साल कंप्लीट होते ही, आपके 2.5 साल कब कंप्लीट हो जाएंगे, 1 अक्टूबर के हिसाब से आपके 2.5 ईयर हो जाएंगे, 31 मार्च को कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक। यानी कि आपने 31 मार्च, तो इसका नेक्स्ट अटेम्प्ट कौन सा है, इसका नेक्स्ट अटेम्प्ट हो गया मई वाला। तो आप मई 2018 में पहली बार सीए फाइनल एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा एग्ज़ाम होगा, सीए फाइनल। इस एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, यहाँ आपको पास करना है, और पास होने के बाद आपको अप्लाई कर देना है फॉर द मेंबरशिप, ठीक है। ये हो गया इसका कंप्लीट डिटेल जो आपको समझनी चाहिए। अब इसमें मैंने एक और चीज़ छोड़ दी है, वो है कि जैसे ही आप 3 साल की ये ट्रेनिंग चालू करते हैं, इस दौरान आपको एक बार और ट्रेनिंग करनी होती है 4 वीक्स की। इसमें भी आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है और कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, एडवांस ICITSS, जैसे हमने पहले पढ़ा था। पहले वाले हमने क्या देखा था, ICITSS, और इस बार जो इसमें होता है एडवांस ICITSS, ठीक है। अब आप एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। रिजल्ट आएगा और लगभग ये दोनों चीज़ें सेम होगी। आपका रिजल्ट जो है वो आएगा जुलाई तक। एक मिनट, इसको यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे टाइमलाइन में देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को आपको हो रही है, आपने मई में एग्ज़ाम दिया, यहाँ जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा, और अक्टूबर तक आपकी होगी कंप्लीट, और देन आफ्टर यू कैन अप्लाई टू योर इंस्टीट्यूट। आपका इंस्टीट्यूट है, उसको आप अप्लाई करिए कि सर अब मैं आपने जो एलिजिबिलिटी बताई थी, उन सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब आप मुझे मेंबर्स बना दीजिए। ये चीज़ होगी। अब इसका एक और स्कीम जो हम देखने वाले हैं वो है डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट का मतलब क्या हो गया कि आपको सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको डायरेक्टली सीए इंटर एग्ज़ाम के लिए बिठा दिया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री रूट का मतलब ये हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें आपको अगर आप क्राइटेरिया या 2 चीज़ें अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं, तो आपको सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कहाँ बैठ सकते हैं, सीए इंटर एग्ज़ाम के अंदर बैठ सकते हैं। साथ ही साथ आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी उसी समय से चालू हो जाएगा जब आप कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। आपको अलग से, मतलब आपको बाद में 3 साल की ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी समय से ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, बट चूँकि ये जो क्राइटेरिया है ये खुद ही इतना बड़ा है कि आपको उसमें एज का बेनिफिट तो नहीं मिल पाता है, ठीक है, टाइम का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। बट इन केस अगर आप मान लीजिए कि 12th के बाद नहीं दे पाए थे सीए फाउंडेशन किसी रीज़न की वजह से, और आप आगे बढ़ गए, बीकॉम वगैरह कर लिया, तो फिर उनके लिए जो है वो सही है। इसमें क्या है
इसमें आपको डायरेक्टली क्या करना होता है, इसमें आपको या तो आप पास करिए CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट का इंटरमीडिएट एग्जाम पास करिए, या CA कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट का इंटरमीडिएट एग्जाम पास करिए। आपको डायरेक्टली इंटर एग्जाम में बैठाने दिया जाएगा। बट यहाँ पे आप देखिए तो आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कंप्लीट 3 साल की, ठीक है, और वो बाद में ही स्टार्ट होगी जब आप इंटर एग्ज़ाम पास कर लेंगे। लेकिन अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो जाते हैं, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट ऑफकोर्स, तो ये जो आपको ग्रेजुएट है, अगर आप कॉमर्स में ग्रेजुएट होते हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, और आप अदर ग्रेजुएट होते हैं तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली इंटर में नहीं बैठना है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और 4 सप्ताह का ICITSS एग्ज़ाम जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करनी है, और उसके बाद आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए बैठ जाइए। इसी दौरान आपको CA इंटर का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा इन्हीं 3 साल के अंदर, लेकिन एटलीस्ट 9 मंथ की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए जब आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हो। चलिए इसको समझते हैं, इसकी भी एक टाइमलाइन बना लेते हैं जिससे थोड़ा सा अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मान लीजिए कि आपने 1 जून को आपने अपना BCom वगैरह जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। अब आप यहाँ पे 4 वीक का जो है वो कंप्लीट कीजिए ट्रेनिंग, देन आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाइए फॉर द इंटरमीडिएट, साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का डायरेक्ट एंट्री रूट में। उसके बाद यहाँ पे आप 1 जुलाई को अगर आप करवाते हैं तो इनके जो 9 मंथ है वो अगर आप देखेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 31 मार्च को कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि जो मई में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। मई में एग्ज़ाम आपको देना है और यहीं पे आपकी 9 मंथ की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। आगे अब आपको केवल और केवल 27 मंथ्स की ट्रेनिंग ही कंप्लीट करनी है, और उसके बाद आप जो फाइनल है उसका एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो आगे का है वो रूट सेम ही है। अब थोड़ा सा इसको ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए इसकी एक बार फीस डिटेल देखते थे। इसमें ज़्यादा फीस नहीं लगती है, बहुत ही कम फीस में आपका CA एग्ज़ाम हो जाता है। अगर आप कोचिंग की फ़ीस लेते हैं तो वो आपकी अपनी एक अलग खर्चा है, बट CA इंस्टीट्यूट आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं करता है, मात्र 50,000 रुपये चार्ज करता है। 50,000 कैसे, जब आप CA फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब आपको 9,800 लगेंगे। उसके बाद जब आप CA इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओगे तब आपको 18,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और 22,000 आपको देने पड़ेंगे फाइनल के रजिस्ट्रेशन के दौरान। इस तरीके से 18 + 22 + 9,800, हम मोटा मोटा 10,000 बोल सकते हैं, ये हो गए 50,000। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान भी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तब आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है, जो कि बहुत मामूली सी होती है। उसके अलावा 4 वीक्स का जो आपको 2 बार ट्रेनिंग देनी करनी पड़ती है, 4 वीक्स की, एक बार इंटर पास होने के बाद और एक बार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू होने से बाद। तो इन दोनों की ट्रेनिंग के भी लगभग 10,000। देखिए इनकी फ़ीस आप एक बार चेक कर सकते हैं, इनकी ऊपर नीचे होती रहती है। अभी जो फीस है वो थोड़ी सी 10,000 के अप्रोक्स है, हो सकता है बाद में थोड़ी सी बढ़ जाए या थोड़ी सी और कम हो जाए, तो आप इनकी फ़ीस देख सकते हैं। तो इनकी भी मैं यहाँ पे 10,000 नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर भी मैं फ़ीस लिख देता हूँ, तो ये फ़ीस और एक्स्ट्रा लगती है। तो आप मान के चलिए कि लगभग 80,000 के करीब आपको इसमें लग जाता है, और इस दौरान आप पूरा CA जो कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तब तो आपको और कोई खर्चा आने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप कोचिंग वगैरह लगाते हैं तब आपकी थोड़ी सी खर्चा आ सकता है, अदरवाइज़ आपका 80,000 में काम हो जाएगा। अब ज़रा इसका सिलेबस समझ लेते हैं, पेपर डिटेल समझ लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स में 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों पेपर में से 2 पेपर, जो लास्ट के 2 पेपर होते हैं 3 एंड 4, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, यानी कि आपको 4 ऑब्जेक्ट मिलेंगे, उनमें से आपको एक को सिलेक्ट करना है, एक सही होगा और बाकी सब गलत। MCQ बेसिस पे ये होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये होता है OMR बेसिस पे, OMR सीट पे, ठीक है। पहले ये चारों होते थे, बट न्यू रिवाइज स्कीम के अंदर पहले के 2 पेपर आपको थ्योरेटिकल रहेंगे, बाकी के जो 3 और 4 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हो जाएंगे। चारों पेपर चारों अलग अलग दिन होते हैं। पासिंग क्राइटेरिया क्या है आपका, पासिंग क्राइटेरिया आपका है 50 मार्क्स टोटल के अंदर आपको लाना है, और 40 मार्क्स आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम लाना है। ये आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो होता है, और ये लगभग क्या, ये हर एक लेवल पे आपको चलता है, यानी कि फाउंडेशन में भी यही है क्राइटेरिया, इंटर में भी यही क्राइटेरिया, और फाइनल में भी यही क्राइटेरिया अप्लाई जाता है। नाउ इंटर में मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप पास होंगे उसके बाद आपको खुद से ही पता चल जाएगा, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इंटर में इस तरीके से 8 सब्जेक्ट होते हैं,
7 ये ऊपर है और एक नीचे रहा, ठीक है। 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 में ये सारे सब्जेक्ट है और इनमें 2-2 सब्जेक्ट का 2 ग्रुप बनाए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि मान लीजिए कोई 8 सब्जेक्ट नहीं दे सकता है तो वो 2-2 4-4 सब्जेक्ट के 2 ग्रुप अलग अलग दे सकता है। और यहाँ पे यानी कि आप पहले ग्रुप 1 दे लीजिए और उसके बाद ग्रुप 2 दे लीजिए। ग्रुप 1 का अलग एलिजिबिलिटी है, यानी कि 50% एग्रीगेट, जो 100 मार्क्स के चारों पेपर है तो 400 मार्क्स, आपको 200 मार्क्स लेके आने हैं। और उसके बाद आपको इनमें से 160 मार्क्स मिनिमम लाना ही है। 40-40-40, 160 नहीं है, 40-40-40 है, ठीक है। इसको 160 मत लीजिएगा कि 160 मिनिमम है, नहीं नहीं, 40-40-40-40, ठीक है। इसलिए 160 हो जाता है, बट आपको 40-40 ईच एंड एवरी पेपर लाना पड़ेगा। इसी तरीके से ग्रुप 2 है, तो अगर कोई मान लीजिए इतना हाई क्वालिटी का पर्सन नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, जो नहीं दे सकता है, तो फिर वो 2-2 दे सकता है, 2 ग्रुप में दे सकता है 4-4 पेपर्स। इसी तरीके से आप फाइनल भी दे सकते हैं, इनमें भी 8 पेपर होते हैं। इनमें से जो 6 पेपर है वो आपका होता है ओपन बुक एग्ज़ाम। आपको समझ में आ चुका होगा ओपन बुक का मतलब क्या है, आप वहाँ पे बुक ले जा करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिनेरियो के स्टडीज़ रहती है, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट चीज़ें हम फिर कभी डिस्कस करेंगे जब मैं क्लास वगैरह में। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड बाय।